आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी माँ जैसी मैं। रश्मि कुलश्रेष्ठ अलीगढ़ में पैदा हुई, दिल्ली में रहती हैं और एक न्यूज चैनल में काम करती हैं। आइए सुनते हैं उनकी लिखी कहानी। बारामदे में बिछी चारपाई पर कतरनों का ढेर यूं लग रहा था जैसे एक रंगीन पहाड़ या कोई ऊंचा बादल सतरंगी दुशाला ओढ़े सुस्ता रहा हो, या फिर चांद पर जो सूत काटने वाली बुढ़िया है ना, वो थेगड़ों वाला खेस ओढ़े बैठी हो, या फिर ओहो, मैं फिर कल्पनाएं करने लगी। अगर मुझे यूं सिलाई मशीन पर सर टिकाए कल्पना करते मेरे पति विवेक ने देख लिया तो यही कहेंगे कि बिना तू गलती से टेलर बन गई, जय गुण तो पेंटर वाले हैं। भीतर से खट खट की आहट आई तो मैं सत कर बैठ गई। साड़ी का पल्ला कमर में खोस कर मशीन पर कपड़ा जमाया और खर्र से पैडल घुमा दिया। चक्का घूमा और सुई चल पड़ी। ये मशीन और जिंदगी मुझे एक से लगते हैं। छोटे छोटे पुर्जे साथ चले तो सब ठीक, एक भी अड़ा तो मशीन ठप। 2 साल पहले माँ के जाने के बाद जिंदगी ठप ही हो गई थी। बड़ी मुश्किल से सब संभला तो विवेक के एक्सीडेंट ने दोबारा रोक दिया। पाँव में ऐसी चोट लगी कि वो बेंत के सहारे चलने लगे। ऐसे में नौकरी चली गई। कभी मिली भी तो बमुश्किल 5-10 रोज टिकी बस। वो तो हम कस्बे में रहते थे सो कम में काम चल जाता। कहाँ खोई हुई है बिना? उन्होंने मेरे आगे हाथ लहराया। मैंने नजर भर उनके दुबले चेहरे पर डालते हुए झूठ बोला, वो मैं गले के डिजाइन सोच रही थी। आज जन्मदिन है, छुट्टी कर लेती। कहते हुए वो चारपाई पर बैठ गए। मैंने वापस मशीन चलाते हुए कहा, हाँ पूर्वी स्कूल से आ जाए फिर समेट दूंगी। शाम को क्या पकाऊं, मीठा भात या फिर मक्के का मलीदा? मैंने सामने देखा तो वो मुझे देख रहे थे, एक टक। मूंछों के नीचे दुबके होंठ मुस्कुरा रहे थे। बोलो, मैंने फिर पूछा तो वो बोले, जे गुलाबी साड़ी में तू एकदम अपनी माँ सी लगे। मुझे ये सुनना अच्छा लगता था, हालांकि मैं माँ जैसी नहीं लगती थी। उनकी थोड़ी नुकीली थी, आंखें कंचई और नाक तीखी। मेरी नाक तो गोल थी। हाँ, ये साड़ी जरूर मुझे माँ जैसा कर देती थी। माँ ने जो दी थी, सादी गुलाबी साड़ी पर सितारों और सुनहरे तार से कढ़ाई करके ढेरों दुआएं पिरोकर मुझे पगफेरे के वक्त पहनाई थी। ऐसे ही किसी रोज मैं भी पूर्वी को अपना आशीष, अपनी दुआएं दूंगी। दोपहर के 2:30 बजाए थे। मैं गली में झांकते हुए पूर्वी की बाट जोह रही थी। 2 बजे आ जाती थी स्कूल से, आज तो आधा घंटा ऊपर हो गया। अभी 4 कदम आगे बढ़ी ही थी कि वो दिखाई पड़ी। मेरी 8 साल की छुटंकी नीली स्कूल ड्रेस पहने आ रही थी। लाल फीते से बंधी 2 चोटियों में से एक खुल चुकी थी और जूते के दोनों फीते मिट्टी खा रहे थे। पूर्वी, मैंने पुकारा। वो दौड़ कर आई और मेरे पांव से लिपट गई। बाह का घेरा बांधे गर्दन उठाकर अपनी मोटी आंखों से मुझे देखते हुए बोली, माँ पता है स्कूल में जो नाटक होने वाला है ना, उसमें मैं इस बार रानी बनूंगी। टीचर ने बोला कि खूब अच्छी सी रानी वाली ड्रेस लेना। आप दिलाओगी ना मुझे? हाँ बिल्कुल दिलाऊंगी, मैंने उसकी ठोड़ी पकड़कर कहा तो वो खुश हो गई। उसके चेहरे पर बिखरने वाली खुशी की अशर्फियां मेरे जन्मदिन का सबसे अच्छा तोहफा थीं। पूर्वी जब खुश होती है तो उसके चेहरे पर चांद उगाता है, आधा चांद, एक कान से लेकर ठोड़ी से होता हुआ दूजे कान तक। दिन भर वो गिलहरी सी फुदकती है या फिर बातों की मिश्रियां चटखाती रहती है। आज भी खाने के समय मुंह में निवाले कम, बातें ज्यादा चल रही थीं। माँ जानती हो, पहले मुझे लगा ना टीचर मेरे को फिर से पेड़ बनाएंगी, लेकिन उन्होंने कहा पूर्वी तुम रानी बनोगी, तो ना माँ मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। अरे वाह मेरी रानी। उसके एक निवाला खत्म करते ही मैंने उसके मुंह में एक और डाल दिया। पिछली बार भी जब वो पेड़ बनी तो कैसी उदास रहती थी। दोनों हाथ ऊपर उठाकर पेड़ की तरह हिलने का अभ्यास करते करते कोई दूसरे किरदार का डायलॉग बोलती और रुआंसी हो जाती।
मैं जानती हूँ अधूरी चाहत बूंद बनकर आंखों से सरकती है, कपकपाती हुई, खुद को छुपाती हुई। अगली सुबह पूर्वी के स्कूल जाने के बाद मैं तख्त के नीचे से बक्सा निकाल रही थी। मैं सिलाई में बचे अच्छे टुकड़े इसमें ही रखती थी। मैंने बक्सा खोला तो दबा कर रखे गए कपड़े हल्का सा फूल गए। मैं उन्हें एक एक करके निकालने लगी। कुछ बड़े अच्छे टुकड़ों को नाप कर किनारे करती रही। सामने खटोले पर बैठे विवेक बड़ी देर से मुझे बेसब्र होकर देख रहे थे। जे क्या कर रही है? उन्होंने आखिर पूछ ही लिया। मैंने एक चमकीला कपड़ा किनारे रखते हुए कहा, देख रही हूँ कुछ बढ़िया टुकड़े मिल जाएं तो काम बन जाएगा। लेकिन अलग अलग कपड़े होंगे वो तो? उन्होंने पूछा। मैंने बेसब्री से छानते हुए कहा, वो तो मैं डिज़ाइन बना दूंगी, बस कपड़े अच्छे हों, महंगे, चमकीले, बढ़िया से कि पूर्वी पहने तो बस रानी लगे। थोड़ी देर में तख्त पर ढेर लगा था और मेरे सामने सिर्फ 2 बढ़िया कपड़े। मायूस होकर मैं कपड़े वापस बक्से में ठूंसने लगी। विवेक भी उठकर मेरे पास आ चुके थे। मेरी मदद करते हुए बोले, परेशान मत हो, कोई सस्ता मद्दा सा कपड़ा खरीद लेंगे। सस्ता भी अपनी जेब को महंगा पड़ेगा। और रानियां सस्ते कपड़े कब पहनती हैं जी? मैंने पूछा। वो चुप रह गए। मैं चाहती थी कि पूर्वी के लिए अपनी हैसियत से बढ़कर सबसे अच्छी पोशाक बनाऊं। जैसे माँ ने मेरे लिए साड़ी बनाई थी, सितारों की बुंदियां नहीं जची तो बड़े बूटे काट दिए, कोरा आंचल फीका लगा तो सुनहरे धागे से लहरें बना दी। मैं जब ससुराल आई तो इतनी महंगी साड़ी देखकर लोग हैरान हुए और मैं बहुत खुश। मैं पूर्वी को वैसी ही खुशी देना चाहती थी। क्या कहूँ, सारा भार तुझ पे पड़ गया है। मुझे भी नौकरी नहीं मिल रही, कोई छड़ी देख के काम नहीं देता, और अगर दिया तो मैं कर ही नहीं पाता। खुद को कोसते हुए वो बेंत पर नाखून घिसने लगे। तू ना मुझे तुरपाई वगैरह सिखा दे, तेरा हाथ बटाऊंगा तो ज़्यादा काम हो जाएगा। बस भी करो ना, यूं हर बात में खुद को क्यों दोष देते हो? कुछ इंतज़ाम हो जाएगा, अभी टाइम है उसके नाटक में। कहते हुए मैंने मन में उम्मीद की गांठ बांध ली। पूर्वी की ख्वाहिश पूरी हो जाने की दुआ पढ़ ली। पता नहीं दुआओं के धागे कहीं पहुंचते होंगे या टूट जाते होंगे कच्चे सूत की तरह। आसमान के उस पार कोई दर्जी उम्मीद का जामा सिलता होगा क्या? या कतरनों के ढेर में गुम हो जाती होंगी ख्वाहिशें। 3 रोज बीत गए थे, बात कहीं आगे ही नहीं बढ़ रही थी। अगर 2-4 काम अभी मिल जाते तो कुछ इंतजाम हो जाता, या कोई शादी ब्याह के कपड़े सिलने देता तो उसमें से कपड़ा बचा लेती। दिमाग सोचने में इतना उलझ गया कि बेख्याली में सफ़ेद कपड़े पर लाल धागा चला दिया और अब बैठकर उसे उधेड़ रही थी। अरे ये क्या हुआ? विवेक ने मशीन के पास चाय का कप रखते हुए पूछा। वो गलत धागा लगा दिया, कहकर मैंने चाय की चुस्की ली। वो गौर से मुझे देखने लगे, जैसे पूछना चाह रहे हों कि चिंता हो रही है ना तुझे? मैंने नजरें फेरी। तू ज़्यादा काम उठा ले, मैं भी कोशिश करता हूँ कोई काम मिल जाए, दोनों मिलके करेंगे तो हो जाएगा। कहते हुए वो 2 पल रुक कर बोले, और तू घर के काम की चिंता मत कर, वो मैं संभाल लूँगा। हाँ, बड़े निपुण हो गए हो ना तुम। मैंने चुटकी ली तो वो झेप गए। मेरा मन भी हल्का हो गया। हिसाब लगाने लगा कि दिन के कितने कपड़े सिलूंगी तो काम बन जाएगा। दोपहर इसी हिसाब किताब में निकली और शाम घरों पर दस्तक देते हुए, हर दरवाजे पूछते हुए कि भाभी आपको कुछ सिलवाना है? ताई फॉल लगवाने का काम शुरू किया है, कोई साड़ी हो तो दो ना। किसी को बताया कि डिजाइन वाली किताब खरीदी है, आपको शादी में पहनने के लिए ड्रेस सिलवानी थी ना। सबने सुना, वादा किया, लेकिन काम नहीं दिया। कहा कि कल आएंगी, जबकि मैं जानती थी कि वो नहीं आएंगी। घर लौटी तो देखा विवेक मशीन और सामान का फैलारा समेट चुके थे। रसोई से रोटियां सिकने की महक आ रही थी। विवेक थे। लाओ मैं करती हूँ। मैंने हाथ बढ़ाया, लेकिन वो मुझे ठेल ठाल कर आराम करने के लिए कहने लगे। मैं चौखट से सर टिकाए उंगली से लकड़ी कुरेदती उन्हें देखती रही। जाना भीतर, उन्होंने फिर टोका। मैं कमरे में आ गई। पूर्वी तखत पर खड़ी मेरी वो गुलाबी साड़ी खुद पर लपेट रही थी, मेरी माँ की दी हुई साड़ी।
वो कभी भारी पल्ला कंधे पर उछाल कर डालती, कभी नीचे देखते हुए पाँव में हिलगी साड़ी को हटाने की कोशिश करती। मैं भी बचपन में ऐसे ही किया करती थी। माँ, कैसी लग रही हूं मैं? उसने मुझे देखते ही पूछा। बहुत प्यारी, बिल्कुल परी जैसी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे किनारे की तरफ लाते हुए कहा। परी जैसी? रानी जैसी नहीं? उसने तपाक से पूछा तो मैंने हंसते हुए कहा, हाँ भाई, रानी जैसी। चलो अब इसे उतार दो। उसके कंधे से पल्ला उतार कर मैं लिपटी साड़ी खोलने लगी। वो गोल गोल घूमते हुए स्कूल की बातें बता रही थी, ज्यादातर बातें उस नाटक की। आज किस बच्चे ने क्या किया, उसने क्या किया, सब बता रही थी। माँ, मेरी ड्रेस इस साड़ी जितनी प्यारी होगी, ऐसे ही सितारे होंगे और यही गुलाबी रंग? वो पूछ रही थी और मुझे समझ नहीं आया कि पहले उसे जवाब दूं या इस साड़ी को संभाल कर रख लूं। रात भर जाने क्यों नींद नहीं आई। लगा जैसे पलक में कोई तिनका दबा हो। आंखें बंद करूंगी तो वो चुभेगा, निकालने की कोशिश करूंगी तो जख्म दे जाएगा। रात भर मैं खिड़की की झिर्री से आती रोशनी देखती रही। पहले पीले बल्ब, फिर उगते सूरज का नारंगी उजाला। मैं चुपचाप उठकर कमरा बुहारने लगी। पलंग के पास से स्टूल हटाया कि ऊपर रखी साड़ी सरक गई। मैंने फौरन लपकी। कल बक्से में नहीं रखी थी। मैं वो साड़ी गोद में रखकर बैठ गई। उसके सितारे टोहने लगी। जाने कब किस सहेली की साड़ी देखकर मैं मनकाई थी, मुझे याद नहीं, लेकिन माँ को याद था। खरीदने की हैसियत नहीं थी तो खुद बनाई। दिन रात लगी रहती। मैं नाराज होती तो कसम दे देती। उनकी उंगलियों में छाले, उन पर हफ्ते भर बंधी गीली पट्टी देखी थी मैंने। अरे तू जल्दी उठ गई? तभी विवेक की सुस्ताई आवाज आई। हाँ, जल्दी आंख खुल गई। मैं फौरन झाड़ू फेरने लगी। मैं उन्हें नहीं बताना चाहती थी कि नींद नहीं आई। कौन जाने वो मेरी फिक्र पर खींचते, उसे फालतू करार देते। मैं नहीं समझा पाती कि औलाद के मायूस मन माँ के सीने में फिक्र बो देते हैं। दुनिया की हर माँ जानती है, मैं भी जानती हूँ कि बचपन के अधूरे सपने बाकी जिंदगी में पूरे नहीं किए जा सकते। पूर्वी के स्कूल का समय हो रहा था। वो आईने के सामने उचक कर खड़ी, बालों में कंघी फिराते हुए नाटक की लाइनें बोल रही थी। गर्दन ताने, हथेलियां खोलकर एक एक शब्द का सलीके से उच्चारण करते हुए। मैं बस्ते में उसका टिफिन रखने आई थी, लेकिन वहीं खड़ी मंत्रमुग्ध सी उसे देखती रही। प्रजा आपकी संतान है राजा। एक पिता संतान को दुखी कैसे देख सकता है? जैसे मैं अपने पुत्र को पुत्र को वो भूलने लगी कि मैंने फौरन पट पट तालियां बजा दी। वो दांत दिखाकर मुस्कुराई और कंघी किनारे रखते हुए बोली, माँ, मेरी ड्रेस कब लाओगी? सारे बच्चे ले आए। टीचर भी बोली 4 दिन बचे हैं, कब लाओगी? हाँ, लाऊंगी, बस कल ही। कहते हुए मैंने नजरें चुराई, लेकिन उसके चेहरे की खुशी दिख गई मुझे। ये बुलावे राई जितना सुकून देते हैं और पहाड़ जितना बोझ। पूर्वी की चमकीली आंखें मेरे मन से लगातार चिपकी थीं। मैं बेचैनी से कमरे में चक्कर काट रही थी। विवेक मुझे उलझते देख रहे थे। बोले, तू छोटी सी बात को इतना क्यों सोच रही है? ये छोटी बात नहीं है। कहते हुए मैं रुकी। पूर्वी पहली दफा रानी बन रही है। आज वो ड्रेस की वजह से चूक गई तो? एक काम करते हैं, उसकी मैडम से कहते हैं कि वो इंतजाम करवा दें। पिछली बार जो रानी बनी होगी उसकी ड्रेस उधार ले लेंगे ना। उन्होंने कहा, लेकिन मुझे मंजूर नहीं था कि मैं उधार की खुशियां दूं अपनी बच्ची को। मैंने बात बदलते हुए पूछा, और अगर ना मिली तो? अरे तो वो पेड़ बन जाएगी फिर से, या छोड़ देगी ये नाटक। वो बोल रहे थे और मैं सामने स्टूल पे रखी साड़ी देख रही थी। याद कर रही थी उसमें लिपटी, खुश होती, चहकती पूर्वी को। छोटे सपनों का पूरा ना होना बड़ी तकलीफ देता है। अब कैसे रोकूं मैं इन आंखों को कि छोटे सपने भी न देखें, उनके पूरे होने की इच्छा न करें। कमरे में मौन किसी बेकल चिड़िया सा घूम रहा था।
मैं और विवेक चुपचाप सामने रखी पूर्वी की स्कूल डायरी देख रहे थे, उस पन्ने को जिस पर लाल पेन से ड्रेस लाने का नोटिस लिखा था। मैं डायरी बंद करके पूर्वी को देखने लगी। वो अभ्यास कर रही थी। मेरा पुराना दुपट्टा सर से ओढ़कर उसके दोनों किनारों को फ्रॉक के गले में अटकाया हुआ था, लेकिन दुपट्टा बार बार गिर जाता। माँ, गिर रहा है ये, उसने चिड़चिड़ा कर कहा। मैंने उसे पिन से अटकाते हुए कहा, अब नहीं गिरेगा। अच्छा, मेरी जो ड्रेस लाओगी उसको भी ऐसे पहनना होगा? उसने पूछा। मैं जवाब देने के बजाय विवेक को देखने लगी। आप लाओगी ना ड्रेस? इस बार उसने जरा बेयकीनी से पूछा। मैं अब भी विवेक को देख रही थी। वो बोले, आ गई है तेरी ड्रेस। सच्ची? कैसी है? दिखाओ ना मुझे, दिखाओ। वो जिद करने लगी तो विवेक खींच गए। जिद ना कर, बोल दिया ना आ गई है। वो सहम गई। कपकपाते होठों को थामने की कोशिश करते करते जाने कैसे उसकी नन्ही आंख से एक लंबा आंसू बह निकला। पूर्वी, मेरे पास आ। मैंने बाह फैलाकर उसे पुकारा तो वो झट से आ चिपकी। सुबक सुबक कर रोने लगी। मैं उसे बहलाती रही कि ड्रेस बहुत प्यारी है, गुलाबी रंग की, उस पे सितारे भी हैं। लेकिन वो चुप नहीं हुई, दिखाने के लिए भी नहीं कहा। शायद समझ गई थी हमारा झूठ, विवेक की डांट के मायने, मेरे बहलाने का मतलब। विवेक अपनी डांट की भरपाई करने के लिए उसे बना बना कर कहानियां सुनाते रहे, हंसाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो नहीं हंसी। रात को मैं उसे सुलाकर रसोई का काम निपटाकर बाहर बरामदे में आ गई। वहीं किनारे ढक के रखी हुई मशीन खोलने लगी। जब ये मशीन खरीदी थी तो माँ ने मदद की थी। मैंने मना किया था कि बाद में ले लेंगे, थोड़ा रुक कर, पैसे इकट्ठे हो जाने के बाद, लेकिन वो नहीं मानी थी। समझाया था कि शौक इंतजार कर सकते हैं, जरूरतें नहीं। अगर माँ ने उस वक्त ये मशीन न दिलाई होती तो हमारी गृहस्थी कितने कामों में पिछड़ जाती, कितनी जरूरतें कुर्बान करनी पड़ती। एक जरूरत आज भी थी, पूर्वी की छोटी सी चाह पूरी होने की जरूरत। ये मौका निकल गया, ये ख्वाब टूट गए, फिर उसके बाद मैं रेशमी सोने चांदी की कढ़ाई वाली पोशाक भी सिलवा दूं तो क्या फायदा? खुशी मौके पर ही मिले तो अच्छी लगती है ना। मैंने मशीन की बॉबिन गुलाबी धागे से भरकर सुई पिरोई और भीतर जाकर वो माँ वाली साड़ी उठा लाई। उंगलियां उसकी बूटियां सुनहरे तार से कड़ी लहरें छू रही थीं। हाथ कांप रहे थे। माँ की हथेलियां जो सर पर थपकती थीं, वो लगातार याद आने लगीं। मैंने कस के आंखें भींची, दाहिने हाथ की उंगली और अंगूठे में कैंची फंसाई और साड़ी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक चला दी। यूं कैंची चलाना कभी इतना मुश्किल होगा, नहीं मालूम था। चटाई पर साड़ी का टुकड़ा फैलाकर मैं उसे पूर्वी के नाप का काट रही थी। कैंची चलती तो लगता जैसे दिल पर किसी ने दराती फेरी हो। तकलीफ होती, आंसू उगते तो मैं पूर्वी के बारे में सोच लेती। माँ कहती थी कि जब औलाद की बात आती है तो माएँ हिम्मत वाली हो जाती हैं। मैं भी हो गई थी। इतनी रात को क्या हो रहा है? अचानक पूछते हुए विवेक बाहर से आए तो ठिठक गए। जे जे क्या कर दिया? अरे ये तो तेरी साड़ी थी। पूर्वी जाग जाएगी, मैंने होठों पर उंगली रखते हुए कहा। वो मेरे पास आकर खड़े हो गए। मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन मेरे कंधे पर दिलासा भरी थपकी मैं लगातार महसूस कर रही थी। मैंने काटे हुए टुकड़े उठाए और मशीन पर लगा दिए। बनने लगी एक घेरदार पोशाक, कंधे से फूली बाजुएं और किरण लगा बड़ा सा दुपट्टा। कुछ देर में इस साड़ी का वजूद नहीं रहेगा। मैं इससे जुड़ी ममता कहीं समेट कर रख दूंगी। पूर्वी इसे नाटक में पहन लेगी और सब कुछ वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन एक चीज ताउम्र रहेगी, और वो होगी पूर्वी की खुशी। मंच का वो लम्हा जब पहली दफा वो मंच पर किसी किनारे पेड़ बनकर नहीं, बीच में रानी बनकर खड़ी होगी। बाहर गली में हल्का उजाला चमकने लगा। ड्रेस सिल चुकी थी। मैंने उसे दोनों हाथों से पकड़कर फटकारा और विवेक को दिखाते हुए पूछा, कैसी लग रही है? बहुत प्यारी।
पूर्वी इसमें बिल्कुल तेरे जैसे लगेगी, जैसे तू लगती थी अपनी माँ सी। कहते हुए उन्होंने हथेली मेरे सर पर थपथपा दी। मैंने विवेक के कंधे से सर टिका दिया। आज बहुत दिनों बाद सांस सुकून मंद थी। मैंने आंखें मूंद लीं। ऐसी ही तसल्ली माँ को महसूस हुई होगी जब उन्होंने साड़ी पर आखिरी धागा चलाया होगा, आखिरी गांठ बांधकर उसको तोड़ा होगा। किसी काम का पूरा होना रास्ते की मुश्किलों को भुला देता है। मैं भी सब कुछ भूलकर रसोई में काम करते हुए विवेक की आवाज सुन रही थी। पूर्वी, पूर्वी उठ जा बेटा। फिर पूर्वी का कुनमुनाना, उठ रही हूं पापा। देख अब की नहीं उठी तो तेरी मां से कह के ड्रेस वापस करवा दूंगा। तकरीबन 5-10 मिनट के बाद विवेक की प्यार भरी धमकी सुनाई दी। ड्रेस आ गई, पूर्वी किच से चिल्लाई। मैं रसोई में सब्जी ढककर कमरे में आ गई। वो कंचे जैसी आंखें खोले कभी मुझे देख रही थी, कभी विवेक को। मुझे दिखाओ ना, दिखाओ ना। खुशी के मारे वो बिस्तर पर कूद रही थी। मैंने वो पोशाक थैले से निकालकर उसके आगे बिस्तर पर बिछा दी। वो मुंह खोले उसे देख रही थी, छू रही थी उसके सितारे, उसकी चुन्नटें, बाह, गला, चमकीले धागे, सब कुछ। माँ ये तो आपकी साड़ी जैसी है, उतनी प्यारी। कहते हुए उसने झप झप करती आंखों से मुझे देखा। मैंने उसके कंधे से ड्रेस लगाते हुए कहा, मेरी बेटी प्यारी है तो उसकी ड्रेस भी वैसी ही होनी चाहिए ना, और रानियां तो अच्छे कपड़े पहनती हैं। कहते हुए मैंने उसका माथा चूम लिया। वो फुदक कर मुझसे लिपट गई, मुझे पुचकारने लगी, लड़ियाने लगी। उस वक्त मुझे उसकी खुशी में अपना बचपन और अपने सुकून में मां महसूस हो रही थीं। बस इतनी सी थी ये कहानी।